तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज चौथे दिन। अब तक हमने जो है क्यूबरनेटिस के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी है। तो मैंने आपको लास्ट वीक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर समझाया था। क्यूबरनेटिस क्लस्टर में मैंने आपको बताया था कि एक कंट्रोलर होता है, मास्टर होता है बेसिकली, ठीक है? ये एक प्लेन है। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ नोड नहीं बताए हैं, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्कर होते हैं। वर्कर बेसिकली मैंने आपको दिखाया था कि जो अभी तक हम ये जो 3 लेयर्स की बात करते थे स्टैक्स की, ये 3 स्टैक हर एक वर्कर में होगी, हर एक वर्कर में। अब देखो ये जो वर्कर है ना, ये हार्डवेयर से भी बन सकता है, फिजिकल हार्डवेयर से डायरेक्ट और वीएम से भी बन सकता है, दोनों तरीके से बन सकता है वर्कर नोड। इसके ऊपर आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो जिसको हम बोलते हैं कंटेनर रन टाइम। अब इस सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, देखो डॉकर कंपनी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, मिरांटिस का हो सकता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बेसिकली कंटेनर्स को चलाना। इसके ऊपर ये कंटेनर्स चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंटेनर्स चलते हैं। पर अगर आप ये डिज़ाइन देखोगे और इसको अगर आप पिछली स्लाइड से कंपेयर करोगे, पिछली स्लाइड में आप देखो कि एक होस्ट के ऊपर कंटेनर चलते थे, लेकिन ये कंटेनर ऑटोमैटिकली किसी और होस्ट पे नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये स्टैंड अलोन स सेटअप था, जो कि आपको सबसे पहले डॉकर कंपनी ने ये पूरा कॉन्सेप्ट बना के दिया था, ठीक है? इसीलिए मोस्टली क्या होता है, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या कभी-कभी गलती से डॉकर बोल देते हैं कि डॉकर डॉकर। डॉकर कंपनी ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था। उन्होंने सबसे पहले सॉफ्टवेयर निकाला था। इसके पैरेलल और भी कंपनीज़ ने अपना कंटेनर का सॉफ्टवेयर निकाला है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो ये क्यूबरनेटिस क्यों आया? क्यूबरनेटिस ने वो सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स किया या लिमिटेशंस को दूर किया जो कि कंटेनर की थी। जो कंटेनर में प्रॉब्लम्स थी उन सबको क्यूबरनेटिस ने फिक्स किया है। तो अगर आपको क्यूबरनेटिस समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंटेनर्स में जो भी चैलेंजेस हैं, उनको क्यूबरनेटिस फिक्स करता है, ठीक है? क्यूबरनेटिस की एक डेफिनिशन है जो स्टैंडर्ड आपको इंटरनेट पे मिलती है कि इट इज़ एन ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है? ब्ला, ब्ला, ब्ला। हिंदी में मैंने आपको लास्ट वीक भी समझाया था कि क्यूबरनेटिस एक पहली बात है क्लस्टर है। अगर आपको देखना है हाई लेवल ऊपर से, तो इट इज़ अ क्लस्टर। अब मैं बोलूँ तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर है, पहली बात तो ये है, ठीक है? ये क्लस्टर में होता क्या है, इसमें मास्टर, वर्कर और मास्टर का अपना काम होता है, वर्कर का अपना काम होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीक भी समझाया था, ठीक है? फिर मैंने बताया था पॉड के बारे में कि क्यूबरनेटिस में पॉड यूज़ होता है। अब पॉड देखो क्यों यूज़ करते हैं? अभी तक तो हम कंटेनर वर्ड यूज़ कर रहे थे। कंटेनर और पॉड में क्या डिफरेंस है? पॉड जो होता है जस्ट एक रैपर होता है। रैपर का मतलब ये होता है कि आप कंटेनर को रैप करके पॉड के फॉर्म में चलाते हो क्यूबरनेटिस के ऊपर। तो क्यूबरनेटिस में डायरेक्ट कंटेनर रन नहीं करता है, वो रैप होता है पॉड के ऊपर। विजुअलाइज़ेशन मैंने बताया था आपको कि मैं और समझाऊँगा डिटेल में, वो मैं आज कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो आज की जब मैं बात करूँ कि क्यूबरनेटिस का क्लस्टर, ठीक है? तो आज मैं आपको क्लस्टर समझा रहा हूँ कि क्यूबरनेटिस में क्लस्टर कैसा होता है। तो मैंने आपको अभी पहले बताया थोड़ी देर पहले ही कि एक कंट्रोलर और एक वर्कर है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो आप, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, ठीक है? आप अगर क्यूबरनेटिस पढ़ रहे हो तो अब तक मैंने आपको सारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बता दिए। आज मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने जा रहा हूँ क्यूबरनेटिस के। एक होता है कंट्रोलर प्लेन, तो प्लेन से कंफ्यूज मत होना। प्लेन क्या होता है? कंट्रोल प्लेन मतलब एरिया, ठीक है? इस एरिया में जितनी भी नोड्स होंगी, चाहे वो वीएम हो या फिजिकल सर्वर से, वो सब के सब कंट्रोलर कहलाएंगे। उन सबको कंट्रोलर का रोल मिलेगा। ये जो दूसरा एरिया है वर्कर, अब वर्कर क्या होता है देखो, ये वर्ड थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूज कर सकता है टेलीकॉम से। क्यों? क्योंकि जो वर्कर कॉन्सेप्ट है ना, ये टेलीकॉम में यूज होता है, टेलीकॉम के फ्रेमवर्क में। अगर आप क्यूबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे स्टैंडर्डाइजेशन, तो वहाँ सिर्फ नोड बोलते हैं। वहाँ पे ये लोग इसको सिर्फ नोड बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं नोड और इसको बोलते हैं मास्टर। मास्टर कह लो, कंट्रोलर कह लो, ठीक है? तो ये नोड को मैंने वर्कर क्यों बोला है? ये बताने के लिए कि इसका काम सिर्फ वर्कर का है। वर्कर का रोल क्या होता है? आपने अगर वर्कर को अगर आप बाय वर्ड जाओगे लेमन टर्म्स में, तो एक वर्कर क्या होता है? जिसको एक डिफाइन किया जाता है टास्क कि भाई तुम्हें ये काम करना है और इस काम को तुम फिनिश करो। डज़न्ट मैटर कि वो टास्क कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, उसको क्या करना है। वो सिर्फ़ अपने टास्क के ऊपर ओरिएंटेड होता है कि मुझे ये टास्क को फिनिश करना है, दैट्स इट। ऑर्डर कौन देता है? मास्टर ऑर्डर देता है। अब टेलीकॉम का मैंने क्यों बोला? क्योंकि टेलीकॉम में ना एक और नोड होती है जिसको हम बोलते हैं एज नोड, ठीक है? वो मैं आज नहीं समझाऊँगा, कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा आपको। आप सिर्फ़ वर्कर नोड बोलो अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है? तो अगर कोई नोड बोल दे ना, तो भी कन्फ्यूज़ मत होना। नोड वो एंटिटी होता है जिसके ऊपर आपका पॉड चलता है। अब देखो पॉड है क्या? अब ये आपके वर्कर का प्लेन है। वर्कर प्लेन मतलब इस प्लेन में जितनी भी नोड्स हैं, ठीक है? चाहे वो वीएम हो, चाहे वो बेयर मेटल हो।
अब मिक्स एंड मैच मत करना, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों का दिमाग चलेगा कि मिक्स एंड मैच करूँगा, एक वीएम रखूँगा, एक बेयर मेटल रखूँगा, एक वीएम रखूँगा, एक बेयर मेटल रखूँगा। भाई टेक्निकली पूछोगे मुझसे तो टेक्निकली हर चीज़ पॉसिबल होती है, लेकिन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? एक वीएम और एक बेयर मेटल को आप मैनेज नहीं कर सकते हो कॉम्बिनेशन बना के। तो सिमेट्री के लिए ये सारे वीएम्स हैं या फिर ये सारे बेयर मेटल हैं। सिमिलरली कंट्रोलर के लिए भी ये पूरा का पूरा जो डिप्लॉयमेंट है या तो ये वीएम बेस्ड होगा, ठीक है? या ये बेयर मेटल बेस्ड होगा, मिक्स एंड मैच नहीं होगा। तो ये जो वर्कर्स हैं, ठीक है? चाहे ये वर्कर है, ये वर्कर, ये वर्कर, ये वर्कर, ये वर्कर। अब इनका काम क्या है? इनका काम है इनके ऊपर एक पॉड रन करता है, यहाँ पे एक पॉड रन करेगा, ठीक है? ये पॉड यहाँ पे रन कर रहा है। अब पॉड क्या है मैंने आपको बताया कि रैपर है, रैपर मतलब कि पॉड के अंदर कंटेनर होता है, बेसिकली कंटेनर चलता है। अब कंटेनर देखो पॉड में एक से ज़्यादा कंटेनर भी आप रख सकते हो, एक कंटेनर भी रख सकते हो। अब एक से ज़्यादा जब मैं बोलता हूँ, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि ये 2 डिफरेंट फंक्शन के कंटेनर होते हैं। अब ऐसा नहीं कि कंटेनर 1 भी सेम काम कर रहा है, कंटेनर 2 भी सेम काम कर रहा है और आपने एक ही पॉड में रख दिया, नहीं। उसके लिए आपको इसका रेप्लिका बनाना होता है। रेप्लिका किसे कहते हैं? रेप्लिका का मतलब होता है यही सेम चीज़ आप कॉपी कर दो। तो यहाँ पे भी आपका कंटेनर 1 आ गया, यहाँ पे भी आपका कंटेनर 2 आ गया। तो ये आपका पॉड इसी पॉड की ये कॉपी हो गई। तो ये मान लो ये कॉपी हो जाएगा, ये इसका कॉपी। तो इस केस में आपकी कैपेसिटी हो गई डबल। आप मान लो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 लोगों को सर्व कर रहे थे, अब आप 20 लोगों को सर्व करोगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रेप्लिकेशन की। वापस आता हूँ कि ये जो पॉड है, अब देखो ये पॉड यहाँ रन कर रहा है, पर इसको रन किसने कराया? क्वेश्चन ये है। अब समझो कि इसको रन कराया किसने? इसको रन कराता है ये मास्टर। अब मास्टर में देखो 3 नोड होती हैं, 3 नोड क्यों रखी गई है? रिडंडेंसी के लिए, क्योंकि कुबरनेटिस में मास्टर का रोल इतना बड़ा है कि मास्टर 24/7 जो है इस पूरे क्लस्टर के ऊपर काम करता रहता है, ठीक है? वर्कर्स के ऊपर कमांड देता रहता है। तो मास्टर को अगर कुछ हो गया तो ये क्लस्टर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे डाउन हो जाएगा। जो पॉड चल रही होगी वो डाउन नहीं होगी कभी भी। वो पॉड रन करेगी, क्यों? क्योंकि पॉड तो वर्कर के ऊपर रन कर रही है। लेकिन अगर वो पॉड किल हो गया तो नेक्स्ट नहीं पता कि अब उस पॉड की कॉपी कौन लॉन्च करेगा या उसका मैनेज कैसे होगा। तो वो पॉड तो रन कर सकता है जब तक कि वो पॉड इस वीएम के ऊपर चल रहा हो, लेकिन वो कब किल हो जाए और उसको वापस कौन लॉन्च करेगा, ये कोई नहीं डिसाइड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मास्टर अगर डाउन हो गया तो। तो इसलिए यहाँ 3 मास्टर का एक क्लस्टर बनाया जाता है, ताकि 3 का क्या ये कॉन्सेप्ट है क्लस्टराइज़ेशन का कि हमेशा ऑड नंबर लिए जाते हैं, इवन नंबर नहीं लिए जाते हैं। ठीक है? इसके ऊपर डिटेल में कभी और बताऊँगा। बहुत पहले मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो में बताया था, वो आप आराम से देख लेना, लिंक मैं आपको बाद में दे दूँगा, शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो ये 3 नंबर में होता है, अब 3 नंबर का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। अब ये क्या करता है, यहाँ पे एक वो एपीआई सर्वर होता है, तो कुबरनेटिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट एंटिटी है, वो है एपीआई सर्वर। इम्पोर्टेंट क्यों बोला मैंने? मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ही जो है ना वो सबसे बातचीत करता है। मतलब कि जितने लोगों से बातचीत करनी है ना, बाहर वर्ल्ड से बात करना है सबसे, वो सब एपीआई सर्वर करता है। तो यही आगे वर्कर को भी बताएगा, यही आगे बाहर से भी लोगों से बात करेगा। कुबरनेटिस को इस तरीके से ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है कि आप खुद से मैनुअली कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी हो ना, अगर आप प्लेटफ़ॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर हो, मान लो आपने कुबरनेटिस पढ़ लिया और आपने बोला कि मैं कुबरनेटिस का एडमिन हूँ, मैंने प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड किया है। अब मैं इसके ऊपर पॉड्स को रन करवाऊँगा, ठीक है? चाहे वो एप्लीकेशन की टीम आएगी, वो अपना पॉड ऑनबोर्ड करेगी अपने प्रोसेस से, लेकिन आप भी लॉगिन करोगे, वो भी लॉगिन करेंगे, कोई भी लॉगिन करेगा, उसके लिए एक वे डिफाइन किया गया है, एक मेथड बताया गया है। तो इसलिए कुबरनेटिस एक बहुत ही ऑर्गनाइज़ वे में काम करता है, ठीक है? मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आप तो सर्विसेज़ समझो, कंपोनेंट समझो बेसिकली कि कुबरनेटिस में कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं। अब देखो जब मैं ये कंपोनेंट पढ़ाऊँगा ना तो कन्फ्यूज़ मत होना कि मैं यहाँ पॉड की बात नहीं कर रहा हूँ या वीएम कहाँ से आती है या वीएम कैसे चलती थी, बेयर मेटल वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मैं आपको कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर के कंपोनेंट्स बता रहा हूँ कि कुबरनेटिस चलता कैसे है, काम कैसे करता है। तो मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कुबरनेटिस वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सबसे फ्रंट एंड जिसका आप डेली बेसिस में आप जिससे बात करते हो कुबरनेटिस में वो होता है आपका एपीआई सर्वर। अब एपीआई सर्वर क्या चीज़ होता है देखो, एपीआई सर्वर जो है वो फ्रंट एंड है, एक रेस्ट सर्वर है, रेस्ट एपीआई सर्वर जो लोग डेवलपर हैं वो समझ गए होंगे कि एपीआई सर्वर क्या होता है। जो लोग डेवलपर नहीं है उनको बता देता हूँ कि एपीआई सर्वर एक काइंड ऑफ वेब सर्विस होती है, ठीक है? वेब सर्विस मतलब वेब पोर्टल होता है जिस पे आप अपनी रिक्वेस्ट जैसे आप नॉर्मली वेब ब्राउज़र खोलते हो ना google.com तो google.com आप खोलते हो वहाँ पे आप सारी चीज़ें करते हो बट वहाँ पे तो आप क्लिक करके करते हो। यहाँ पे भी होता है, इसको एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं।
एक होता है वाया जीयूआई और एक होता है वाया सीएलआई। मतलब आप इस सर्वर को GUI से भी एक्सेस कर सकते हो ग्राफिकली, और आप इसको सीएलआई से भी कर सकते हो। अब सीएलआई से क्या होता है, सीएलआई से आपको इसको रेस्ट कमांड देनी पड़ती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो इनपुट होता है, जैसे मान लो अगर मैं एक एडमिन हूँ, ठीक है? मैं एक एडमिन हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे कुबरनेटिस से बात करनी है, कमांड देना है मुझे कुबरनेटिस को। तो मुझे जो है इस रेस्ट सर्वर से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इससे कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे जेसॉन फाइल भेजनी पड़ेगी। जेसॉन फाइल बेसिकली एक फाइल होती है, फॉर्मेट होता है, ठीक है? जिनको नहीं पता है नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लेना, उसमें फॉर्मेट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट होता है, जिसमें से एक जेसॉन फॉर्मेट होता है, ठीक है? जो डेवलपर्स हैं वो समझ गए। जेसॉन एक फाइल फॉर्मेट होता है जिससे आप रेस्ट सर्वर से बात करते हो। आप इसको जस्ट जेसॉन फाइल सबमिट करते हो। ये क्या करता है, ये इसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स वापस देता है। तो क्यूबरनेटिस में जो बात होती है ना सर्वर से, क्यूबरनेटिस के क्लस्टर से, वो होती है जेसॉन से। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछेंगे कि यार ये तो हमने तो अभी तक क्यूबसीटीएल यूज किया हुआ है, क्यूबसीटीएल कमांड से हम सारे काम करते थे, ये जेसॉन कहाँ से आ गया? तो देखो, क्यूबसीटीएल एक टूल है जो कि क्यूबरनेटिस ने ही बना के दिया हुआ है। क्यूबरनेटिस ने ही बोला कि जेसॉन से बार बार क्वेरी करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है, और हर बार एक जेसॉन फाइल बनाना, उसको अपडेट करना, दुनिया भर की चीजें करना, पैरामीटर्स को फिल करना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टूल बनाया जिसको हम बोलते हैं क्यूबसीटीएल। आप लोगों ने यूज किया होगा, जिसने लोगों ने भी क्यूबरनेटिस पे अब तक काम किया हुआ है, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस टूल को यूज किया। तो ये टूल करता क्या है बेसिकली, ये टूल जब हम ह्यूमन इंटरफेस पे जाते हैं तो हमारे लिए तो एक सिंपल कमांड होती है, क्यूबसीटीएल गेट पॉड हाइफन एन, जो भी नेम स्पेस है। तो हमारे लिए तो कितना इजी है कि हम सीधा लिख देंगे क्यूबसीटीएल गेट पॉड और हाइफन एन नेम स्पेस। लेकिन एक्चुअली में क्यूबरनेटिस ऐसे काम नहीं करता है। ये तो हमारे लिए इजी किया गया है ना। क्यूबरनेटिस उसको क्यूबसीटीएल उसको कन्वर्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा रेस्ट में, रेस्ट फॉर्मेट में जो कि आपका है जेसॉन, ठीक है? रेस्ट सर्वर के लिए सॉरी। तो ये जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और ये एपीआई सर्वर से बात करेगा। तो इसी क्यूबसीटीएल टूल के अंदर रेस्ट एपीआई सर्वर का लिंक कॉन्फ़िगर होता है। तो आप जब क्यूबसीटीएल चलाते हो ना तो ऑटोमैटिकली एपीआई सर्वर से कम्युनिकेट करके और वो कमांड एग्ज़ीक्यूट करके वापस आउटपुट लाता है, जिसमें कि जेसॉन में ही जवाब होता है, और वो फिर वापस आपको कन्वर्ट करके एक फॉर्मेट में देता है जिसको आप समझ सको ईज़ी फॉर्मेट में। तो अभी तक आप जो क्यूबसीटीएल कमांड चला रहे थे वो बेसिकली क्यूबरनेटिस से इंटरैक्ट करने के लिए एक टूल बनाया गया है जो कि क्यूबरनेटिस ने ही बनाया हुआ है, ठीक है? ये एक्चुअल में कमांड नहीं है जो कुबरनेटिस अंडरस्टैंड करता है। एक्चुअल में वो एपीआई सर्वर है जो कि जेसन में अंडरस्टैंड करता है, ठीक है? पहला कंपोनेंट हो गया। और ये होता कहाँ, ये होता है कंट्रोलर प्लेन में, रेस्ट एपीआई सर्वर, क्यूबसीटीएल नहीं, रेस्ट एपीआई सर्वर। क्यूबसीटीएल एक टूल है। ये टूल आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, कहीं भी, मतलब आप पूरे के पूरे कुबरनेटिस क्लस्टर में इंस्टॉल कर दो, हर एक नोड पे इंस्टॉल कर दो, इवन आप क्लस्टर से बाहर भी इंस्टॉल कर सकते हो। या किसी को कुछ कहना है क्या? की स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी इसे। आ रही। ओके। तो ये जो क्यूबसीटीएल जो कमांड है ना, ये आप बाहर भी इंस्टॉल कर सकते हो, इस कुबरनेटिस क्लस्टर के भी बाहर। मान लो आपका अपना लैपटॉप है, उस पे भी आप क्यूबसीटीएल इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगर करना है। इसके अंदर आपको जो आपका कुबरनेटिस क्लस्टर है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है? रेस्ट एपीआई सर्वर की, वो आपको कॉन्फ़िगर करना है अपने टूल के अंदर। उसके बाद आप जो भी कमांड्स दोगे वो डायरेक्टली आपके क्लस्टर पे चला जाएगा, ठीक है? तो सोचो कितनी इंटरैक्टिव चीज़ है ये, जिसने हमारी लाइफ को कितना आसान किया हुआ है। तो कुबरनेटिस एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, लेकिन वो इतना ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज है कि जहाँ पे हर एक चीज अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कुबरनेटिस में होता है उसको हम बोलते हैं ईटीसीडी। अब ये ईटीसीडी जो है ना वो कुबरनेटिस की जान है। क्यों? क्योंकि कुबरनेटिस जो पूरा जो आपस में मान लो आप डेली इसमें हर एक सेकंड इंटरेक्शन चल रहा है, ठीक है? स्टेट चेंज हो रही है हर एक चीज़ की, कोई पॉड लॉन्च हो रहा है, कोई पॉड डिलीट हो रहा है, कोई पॉड जो है वो डिप्लॉय हो रहा है, कोई पॉड क्या कहते हैं कि मान लो स्केल आउट हो रहा है, कोई कंपोनेंट डाउन हो रहा है, कोई नोड अप हुई है, कुछ भी हुआ है, सारी चीज़ें। पर वो सब मेंटेन कहाँ पे होता है? डेटाबेस। तो ईटीसीडी जो है ना वो डेटाबेस कह सकते हो आप, ईटीसीडी को आप क्लस्टर कह सकते हो। पर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और लाइट वेट कंपोनेंट है जो कि क्लस्टर का भी काम करता है, डेटाबेस का भी काम करता है, और इसका जो वे ऑफ वर्किंग है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी सारे डेटाबेसेस और क्लस्टर से। क्यों? देखो, अब तक जितने भी आपने डेटाबेस या क्लस्टर को सुना हुआ है, जितने भी आपने क्लस्टर्स के बारे में सुना होगा,
उन क्लस्टर में क्या होता है बेसिकली कि आप एक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्लस्टर की, ठीक है? उस कॉन्फ़िगरेशन में ये थोड़ा कुबरनेटिस से बाहर बता रहा हूँ मैं, ठीक है? पहले क्लियर कर दूँ, कुबरनेटिस के बाहर बता रहा हूँ, नॉर्मल क्लस्टरिंग बता रहा हूँ। एक क्लस्टर होता है, ठीक है? क्लस्टर होता है, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप डिफ़ाइन करते हो कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए। ये क्लस्टर क्या करता है, मॉनिटर करता है सब चीज़ों को, जहाँ पे इसको प्रॉब्लम दिखती है उसको वो ठीक कर देता है। दैट मीन्स कि इसको पहले से बता के रखा जाता है और ये उसी हिसाब से काम करता है। बट कुबरनेटिस ऐसे ईटीसीडी ऐसे काम नहीं करता है। ईटीसीडी उल्टा चलता है। उल्टा चलता है मतलब ये कि ये एक फाइल बेस है। फाइल बेस क्लस्टर है, फाइल बेस डेटाबेस कह लो। इसमें क्या होता है हर एक कंपोनेंट आता है, एंट्री करके जाता है। हर एक कंपोनेंट इसमें एंट्री करता है और स्टेट को वहाँ पे अपडेट कर देता है। मान लो आपका कोई भी चीज़ है, जैसे एक पॉड है, आपने पॉड क्रिएट किया। पॉड उसके बाद उसकी स्टेट है, तो वो क्या करेगा मान लो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो पॉड किल हो गया, तो रेस्ट एपीआई सर्वर से कम्युनिकेशन चल ही रहा है इनका। ये क्या करते हैं ये वाप यहाँ पे आके उसका स्टेट अपडेट कर देगा कि अभी इस पॉड का स्टेट क्या है, अभी इस पॉड का स्टेट क्या है, अभी इस पॉड का स्टेट क्या है। मतलब हर 1 सेकंड हर एक मतलब कि ये ऐसा नहीं रियल टाइम पे रियल टाइम होता है बट ऐसा नहीं कि हर सेकंड इसको क्वेरी आती है, नहीं। क्वेरी कब आती है जैसे ही कोई कंपोनेंट अपना काम करता है। जैसे मान लो कि अब ये जो आपका जैसे क्यूब कंट्रोल मैनेजर है, ठीक है? क्यूब कंट्रोल मैनेजर है, इसके ऊपर भी बात करूँगा। ठीक है? हर एक कंपोनेंट ये जैसे ही अपना कोई काम करता है, ये इमीडिएटली जाके ईटीसीडी को अपडेट कर देता है, कि मैंने ये काम कर दिया और ये इसका स्टेट है। तो ये बेसिकली एक मास्टर का काम कर रहा है, जिसको आके जो है हर कोई बता रहा है कि अभी ये स्टेट क्या है, अभी मैंने क्या काम किया है। तो ये सबका रिकॉर्ड रखता है। तो ये बेसिकली आप समझो ये रिकॉर्ड कीपर है। रिकॉर्ड कीपर है, क्लस्टर का भी काम कर रहा है, ठीक है? क्लस्टर के साथ-साथ आपका क्या कहते हैं डेटाबेस का भी काम कर रहा है। सब कुछ ये ईटीसीडी अकेले हैंडल कर रहा है कुबरनेटिस के अंदर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्यूब शेड्यूलर। अब शेड्यूलर क्या करता है? देखो, आपने जब कोई पॉड को डिप्लॉय किया, ठीक है? फर्स्ट टाइम जब आप डिप्लॉय करने जाते हो, तो आपने तो सिर्फ डिप्लॉय की कमांड दे दी उसे, ठीक है? आपने नहीं बताया कि इस वर्कर पे जाना है, उस वर्कर पे जाना है, कहाँ जाना है। सबसे पहले इवैल्यूएशन होता है। ये क्यूब शेड्यूलर जो इंस्पेक्शन करता है कि मेरे पास कितने वर्कर नोड हैं। आपने जो डिप्लॉयमेंट किया है, मान लो आपने जो डिप्लॉय का कमांड दिया है ना, आपने प्लॉट डिप्लॉय का, तो आपने उसमें क्या-क्या कंडीशन दी हैं। हो सकता है आपने एफिनिटी दिया हो, एंटी एफिनिटी दिया हो, आपने कोई स्पेशल टाइप की रिक्वायरमेंट दी हो। उन सभी रिक्वायरमेंट को एनालाइज़ करता है, फिर अपने वर्कर्स को देखता है कि कितने वर्कर मेरे पास हैं, जो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ये जाके उस पर्टिकुलर नोड के ऊपर वर्कर के ऊपर आपका पॉड को डिप्लॉय करता है। फिर ये इमीडिएटली आपके जो ईटीसीडी है डेटाबेस उसको बता देता है। ईटीसीडी डेटाबेस को ये बता देगा कि मैंने ये पॉड लॉन्च कर दिया है इस पर्टिकुलर वर्कर के ऊपर, अपडेट कर देगा, ठीक है? ये क्यूब शेड्यूलर का काम है। क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर। अब क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर क्या चीज़ है? देखो, ये जो पूरा का पूरा जो डिप्लॉयमेंट है कुबरनेटिस का, इसमें जो मेजर चीज़ है, जो बाहर से देखते हैं, वो क्या है? कंट्रोल प्लेन, वर्कर प्लेन प्लस स्टोरेज। क्योंकि ये तो वर्कर नोड है, स्टोरेज भी होगी आपके पास एक एक्सटर्नल स्टोरेज होगा जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी नहीं दिखाया, ठीक है? अब वो स्टोरेज कैसे भी आ सकता है, ठीक है? वो स्टोरेज आपका क्या कहते हैं क्लस्टर फाइल सिस्टम से आ सकता है, वो स्टोरेज आपका ओपनस्टैक से आ सकता है सिंडर में या वो अगर आपने पूरा डिप्लॉयमेंट एडब्ल्यूएस के ऊपर हुआ है, तो एडब्ल्यूएस का स्टोरेज आ सकता है, किसी भी तरीके का स्टोरेज आपके पास आ सकता है। अब होता क्या है कि ये जो क्लस्टर है इसमें जो नोड्स हैं प्लस जो वॉल्यूम्स हैं, इनकी जो मेंटेनेंस है मतलब इनकी जो डिमांड फुलफिल है वो कैसे होती है? वो क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर करता है। कोई नोड मान लो आपको अप हुई है, डाउन हुई है, ठीक है? मान लो आपका एक वर्कर डाउन हो गया, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड ये रखता है। ये ईटीसीडी को जाके बताएगा कि ये नोड डाउन हो गई है। अगर मान लो आपको स्केल आउट करना है, तो वो स्केल आउट कैसे करोगे? उसका जो फ्रेमवर्क है, जो फ्रेमवर्क होता है, वो सब कुछ इस कंट्रोलर मैनेजर के पास होता है कि अच्छा मुझे नया वीएम लॉन्च करना है, नया वीएम को लॉन्च करने का स्टेप क्या है? कंट्रोलर के पास ही सारा लॉजिक होता है नए वीएम को लॉन्च करना, कुबरनेटिस क्लस्टर में जॉइन करना, कि इसको मेंबर को जॉइन कराना है या मान लो वॉल्यूम को क्रिएट करना और वॉल्यूम को मैप करना उस वर्कर नोड से। मान लो आपने एक पीवी क्रिएट किया रन टाइम पे, तो वो पीवी को क्रिएट ये वर्क कंट्रोलर मैनेजर करेगा। उस वर्कर नोड के साथ माउंटिंग ये आपका कंट्रोलर मैनेजर करेगा। तो इंफ्रा लेवल पे जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है? चाहे वो वीएम की हो या वॉल्यूम की हो, वो सब कुछ ये पर्टिकुलर कंट्रोलर मैनेजर करता है। नेक्स्ट क्या है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। तो अब नाम से ही पता चल रहा है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है? क्यूब कंट्रोलर मैनेजर कुबरनेटिस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनको सारा मैनेज करता है, ठीक है? कोई सर्विस अप हुई है या आपको अगर मान लो मेंटेनेंस करना है, आपको कोई नोड को ड्रेन करना है, तो ये सारे काम ये कंट्रोलर मैनेजर करता है।
कंपोनेंट्स को अप डाउन करना है, वो सारा काम ये कंट्रोलर मैनेजर करता है। तो जितना भी कंट्रोलिंग से रिलेटेड काम होता है, टास्क होता है, वो सब कुछ कंट्रोलर प्लेन के ऊपर होता है। तो आपके 3 नोड हैं, तो 3 नोड पे आपकी ये सर्विसेज़ चलेंगी। क्लस्टरिंग वो खुद मैनेज कर लेता है और आपका एक एपीआई सर्वर जो है वो एक्सपोज़ होता है आउटसाइड वर्ल्ड को। उस एपीआई सर्वर से ही सारी दुनिया बात करती है कुबरनेटिस से। तो अगर मैं एडमिन हूँ, चाहे आप यूज़र हो या आप यू एडमिन हो, मैं यूज़र हूँ, कोई भी अगर कुबरनेटिस क्लस्टर से बात करना चाहता है तो उसको जो है वाया एपीआई सर्वर आना पड़ता है, नॉट ट्रैफिक। पहले ही बता दूं, ट्रैफिक नहीं है, हम कुबरनेटिस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, अभी हम पॉड की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था, हम पॉड की बात नहीं कर रहे हैं, आर्किटेक्चर की। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे होता है क्यूबलेट। क्यूबलेट बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, वर्कर नोड पे चलती है। क्यूबलेट जो है आपका हमेशा याद रखना बाहर से एपीआई सर्वर से बात करता है, इन दोनों की बात होती है। और ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली सब आपस में बात करते हैं कि क्यूबलेट डायरेक्ट ईटीसीडी से बात कर रहा है, क्यूबलेट की उसके लीडर से बात कर रहा है, नहीं। इनका एक तरीका बनाया गया है, कैसा? ये सब के सब एपीआई सर्वर से बात करते हैं और एपीआई सर्वर वर्कर प्लेन में जाता है और ये आपस में बात करते हैं। अब क्यूबलेट एक बात करने का तरीका है, ठीक है, जो वर्कर नोड पे होता है। कोई भी एक्शन जो होता है पॉड से रिलेटेड, वो सब कुछ वो यहीं से आता है। इनफैक्ट क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन जो मास्टर देता है वो क्यूबलेट को देता है, क्यूबलेट फिर वो आगे पास करता है वर्कर नोड में। कैसे? अब जैसे एग्जांपल देखो, चलो मैं एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी बेसिकली एक नेटवर्किंग सर्विस है। आपके जो पॉड्स हैं, ठीक है, अब आपके मान लो 10 नोड हैं, 10 नोड आउटसाइड वर्ल्ड से बात कर रहे हैं। अब आउटसाइड वर्ल्ड आपके अगर मान लो पॉड से बात कर रहा है, तो ये फ्रंट एंड प्रॉक्सी का काम करता है। प्रॉक्सी तो आपको पता ही है, कॉलेज में और स्कूल में बहुत लोगों ने मारा होगा। प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि बाहरी दुनिया के लिए ना ये फ्रंट एंड है। उनको नहीं पता पीछे कहाँ है पॉड, आईपी क्या है पॉड की, क्या है, कुछ भी नहीं पता किसी को। ये प्रॉक्सी ही सबसे पहले आता है फ्रंट में। ये ही पीछे बैकग्राउंड में पॉड्स के साथ कम्युनिकेशन बनाता है, ठीक है। कंटेनर रन टाइम क्या है? कंटेनर रन टाइम वो सॉफ्टवेयर है जिससे आपके कंटेनर चलते हैं। तो अब एक यूज़ केस एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है? यूज़ केस क्या है कि एक पॉड जब हम कुबरनेटिस में लॉन्च करते हैं तो वो कैसे डिप्लॉय होता है, ठीक है? ये मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा। ये जो डायग्राम है ये मैंने कुबरनेटिस के स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन से उठाया है, ठीक है? मैंने खुद नहीं बनाया, पहले बता दूँ डिस्क्लेमर, ये मैंने नहीं बनाया। इसको शुरू करने से पहले ना मैं बस बात करूँगा एक छोटी-सी चीज़ जिसका नाम है आपका हेल्म चार्ट, ठीक है? हेल्म चार्ट आज डिस्कस चलो नहीं करता हूँ मैं, किसी और क्लास में डिस्कस करूँगा। हेल्म चार्ट देखो क्या होता है कि आपने आज की डेट में जो जितने भी डिप्लॉयमेंट सुने होंगे कुबरनेटिस के ऊपर, वो मोस्टली हेल्म चार्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है? अब हेल्म चार्ट क्या होता है? एक चार्ट होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। अब मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि यार हेल्म चार्ट होता क्या है? मैं विजुअलाइज़ करना चाहता हूँ। तो जितने लोगों ने लाइनक्स में काम किया हुआ है, जिन लोगों ने रेड हैट पे काम किया, रेड हैट, सेंटोस, रॉकी, तो उन लोगों को पता होगा यम कमांड। आप लोगों ने यम कमांड सुना होगा, यम इंस्टॉल पैकेज का नाम। ऐसे ही जो अभी नया रेड हैट जो आरएचएल आया है 8 डीएनएफ, तो डीएनएफ इंस्टॉल कंपोनेंट का नाम। तो यम क्या है और क्या कहते हैं हेल्म क्या है? तो जैसे लाइनक्स में यम जो होता है वो पैकेज मैनेजर है। आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना होता है आरपीएम, ठीक है? आपको एक सर्विस इंस्टॉल करनी है, पैकेज इंस्टॉल करना है, उस पैकेज में 10 आरपीएम है। तो आपको उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि अगर मान लो मुझे थोड़ा-सा डेविएट हो रहा हूँ मैं, यम पे गया। यम क्या करता है? आपको मान लो लाइनक्स में अगर आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो उस पैकेज के मान लो 8 आरपीएम है, ठीक है? आरपीएम है। आरपीएम तो पता ही होगा लोगों को, जितने लोगों ने काम किया हुआ है लाइनक्स के ऊपर, पैकेज होते हैं ये। ठीक है। अब ये जो आरपीएम है मान लो सही ये 8 कर दो, 8 आरपीएम है। इन 8 आरपीएम को इंस्टॉल करने का ना जो एक सीक्वेंस होता है कि आप अगर खुद से इंस्टॉल कर रहे हो इंडिपेंडेंटली, तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगर आपने वो सीक्वेंस ब्रेक किया, तो वो आरपीएम इंस्टॉलेशन फेल हो जाती है, एरर देता है कि ये प्रीरिक्विजिट चाहिए, ये पर्टिकुलर आरपीएम उससे पहले चाहिए, इस इंस्टॉलेशन से पहले। तो ये जो काम है ना बड़ा टफ हो जाता है, मतलब मेंटेन करना, आरपीएम्स को इंस्टॉल करना। इसीलिए यम पैकेज मैनेजर आया। यम पैकेज मैनेजर को बेसिकली लॉजिक पता होता है कि अगर मुझे एक सर्विस को पैकेज को इंस्टॉल करना है तो ये सीक्वेंस है। तो जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, वो एक चार्ट बनाता है उसका, और वो चार्ट आपके लाइनक्स में देता है। तो जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो आप सीधा लिखते हो यम इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम। तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मुझे इस सीक्वेंस को फॉलो करना है कि मुझे 1 2 3 4 से 8 तक जाना है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट कुबरनेटिस में भी आया है कि आपको मान लो अगर आप एक पूरा कंप्लीट सीएनएफ डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है? एक कंप्लीट सीएनएफ बना रहे हो, कंप्लीट मान लो एक कुबरनेटिस बेस्ड
आप अपना कंटेनर बेस्ड पूरा फंक्शन प्रोडक्ट डिप्लॉय कर रहे हो। अब उसमें आपके बहुत सारे कंटेनर्स हैं, ठीक है? मान लो एक पॉड ही ले लो, एग्ज़ाम्पल के लिए एक पॉड ले लो, उस एक पॉड में 2 कंटेनर हैं। उन 2 कंटेनर्स को लॉन्च करने का सीक्वेंस कैसे होगा? पहले कौन-सा कंटेनर होगा, पहले नंबर पे कौन-सा आएगा, उसके बाद क्या-क्या स्टेप्स होंगे, या तो आपको पता है एज़ अ डिप्लॉयमेंट, तब तो आप उसको मैनुअली जाके करो एक-एक। लेकिन ये लाइफ़ आपकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया यम का, सॉरी हेल्म का। हेल्म वही सेम काम करता है जो यम में करता है। तो आप लिखोगे हेल्म इंस्टॉल और पैकेज का नाम और नेम स्पेस दे दोगे। तो वो ऑटोमैटिकली क्या करेगा, ऑटोमैटिकली वो जो है पूरा का पूरा जो है वो इंस्टॉल कर देगा। तो आपका जो इंस्टॉलेशन है वो वन क्लिक बन गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि कुबरनेटिस में वन क्लिक इंस्टॉलेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ हेल्म चार्ट। और भी ऑटोमेशन है इसके ऊपर, वो हम डिटेल में कभी बात करेंगे। नाउ बैक टू द कॉन्सेप्ट कि आप जब पॉड लॉन्च करते हो कुबरनेटिस में तो वो कैसे होता है, ठीक है? इसकी बात करता हूँ मैं सबसे पहले। तो जब आप कुबरनेटिस में सॉरी कुबरनेटिस में जब आप पॉड लॉन्च करते हो तो कैसे एग्ज़ैक्टली होता है, ये मैं हूँ, ठीक है? ये मैं हूँ। मुझे एक पॉड लॉन्च करना है, ठीक है? इस पॉड को लॉन्च करने के लिए क्या करूँगा मैं, kubectl कमांड चलाऊँगा। देखो kubectl कमांड जो मेरे अपने लैपटॉप पे है या कहीं भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ पे मैं लिखूँगा create -f और pod.yaml। pod.yaml बेसिकली एक YAML फाइल होती है। तो देखो कुबरनेटिस में ना हर चीज़ आपको ये यहाँ पे क्या है YAML, तो ये क्या कर रहा है, YAML फाइल को पढ़ेगा, ठीक है? ये YAML में क्या होता है, डेफिनेशन होता है। मान लो आपको अगर पॉड को डिफाइन करना है, पॉड की डेफिनेशन देनी है, तो कैसे देते हो आप? YAML का एक सिंटैक्स होता है, ठीक है? आज डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, नेक्स्ट किसी क्लास में करूँगा। उस सिंटैक्स में आप लिखते हो कि आपका पॉड का सी क्या कितने कंटेनर्स होंगे, उसमें कितने सीपीयू होंगे, कितनी सारी चीज़ें होंगी, ये YAML फाइल होती है। इस YAML फाइल को आप देते हो यहाँ पे किसे? आप अपने एपीआई सर्वर को देते हो। ये कौन-सा सर्वर है आपका? कुबरनेटिस का एपीआई सर्वर, फ्रंट एंड जो कुबरनेटिस क्लस्टर के सबसे पहले आता है, इंटरैक्शन होता है। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है इसको जेसॉन में, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको इंटरनली कन्वर्ट करता है। अब ये क्या करता है, ये जाके यहाँ पे ईटीसीडी डेटाबेस में एंट्री क्रिएट करेगा सबसे पहले। एंट्री क्रिएट करेगा मतलब कि ये यहाँ पे बताएगा कि भाई एक पॉड क्रिएट होने वाला है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, ये जब ये सेकंड स्टेप हो गया, देन थर्ड स्टेप में ये क्या करेगा, यहाँ जो कंट्रोल मैनेजर है, वो चेंजेस को चेक करेगा। चेंजेस को चेक करेगा मतलब कि वो चेक करेगा कि भाई मेरे पास नोड्स भी हैं या नहीं है? मतलब कि मेरे क्लस्टर में नोड है या नहीं है? उसके बाद ये फिर देखेगा कि कितने पॉड्स ऐसे हैं जो कि अनअसाइन्ड हैं। अब अनअसाइन्ड पॉड्स कैसे पता चलते हैं, मैंने आपको बताया था शेड्यूलर से। शेड्यूलर का काम क्या होता है? ये न एंट्री रखता है कि कौन-सा पॉड कहाँ लॉन्च हो रहा है और ये फिर ये डेटाबेस को अपडेट करता रहता है। तो ये इसको बताएगा कि देखो ये पर्टिकुलर जो पॉड है अभी इसके पास कोई भी होस्ट नहीं है, मतलब कि ये नया है। और कौन से नोड पे मैं डिप्लॉय करूँ, ये बताएगा कि अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर वर्कर नोड खाली है, इस वर्कर नोड पे आप इसको डिप्लॉय कर दो। तो ये इसको नोड नेम बता देगा कि ये इस पे कर दो। इसके बाद क्या होगा, ये जब इसको नाम पता चल गया तो एपीआई सर्वर फिर क्या करेगा, शेड्यूलर को बोलेगा कि शेड्यूलर को बोलेगा कि एक काम करो, इस पर्टिकुलर नोड पे, वर्कर नोड पे जाके इस पर्टिकुलर पॉड को डिप्लॉय कर दो। तो ये क्या करेगा, कहेगा ठीक है, और ये यहाँ पे इसका स्टेट सेव कर लेगा, मतलब ये डेटाबेस को बता देगा कि ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर नोड पे लॉन्च हो रहा है, ठीक है? लॉन्च हो रहा है। लॉन्च हो गया, नहीं हो गया, वो हेल्थ चेक का एक पार्ट होता है, ठीक है? लुक फॉर न्यूली असाइन्ड पॉड। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये क्यूबलेट से जाएगा उस वर्कर नोड पे, क्यूबलेट सर्विस चल रही होगी, उस वर्कर नोड पे ये क्या करेगा, ये बताएगा, बाइंड कर देगा कि ये पर्टिकुलर नोड के साथ इसका बाइंडिंग हो गया है। अब ये क्यूबलेट क्या करेगा, ये इंटरनली यहाँ पे जाके इसको कंटेनर को स्टार्ट करने को बोलेगा, किससे? कंटेनर रन टाइम से। अब ये जो वर्कर नोड है ना, एक चीज़ जो इन्होंने नहीं बताई है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो सेव न्यू स्टेट, यहाँ पे नया स्टेट सेव हो गया, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 बार स्टेट अपडेट हो रही है। कब? एक तो सबसे पहले जब आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे पॉड को लॉन्च करना है, तो सबसे पहले एंट्री बन गई और वो अनअसाइन्ड स्टेट में था। क्यों? क्योंकि अभी तक वो कहीं गया ही नहीं है। जब उसको नोड मिल गया कि हाँ, इस पर्टिकुलर नोड पे ये लॉन्च हो सकता है, तो यहाँ पे उसका नोड का नाम आ गया कि इस नोड पे। एंड देन लास्ट स्टेप में जब वो लॉन्च हो गया, स्टार्ट हो गया, तब ये यहाँ पे इसके स्टेट को डाल देता है कि ये पर्टिकुलर जो है ये लॉन्च हो गया है, डिप्लॉयमेंट में आ गया है। अब वो डिप्लॉयमेंट में वो अप होगा। अब वो अप कैसे होता है? यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया। ये वर्कर नोड है, इस वर्कर नोड पे कंटेनर रन टाइम अब क्या करेगा? आइडियली क्या होता था कि इस वर्कर नोड के पास इमेज होगी आपके कंटेनर की और वो उस इमेज से पॉड को लॉन्च कर देगा, ठीक है? तो हर एक वर्कर नोड के पास उस पर्टिकुलर
पॉड की इमेज होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो लॉन्च कर देगा। इस तरीके से आपका जो है वो पूरा का पूरा कुबरनेटिस काम करता है। एक छोटा-सा स्टार है, जो मैं आज नहीं बता रहा, अगली क्लास में पक्का बताऊँगा, तब तक आप उसके ऊपर सोचना। हर एक वर्कर नोड पे, चलो मैं लाइन बता रहा हूँ, हर एक वर्कर नोड पे जो है उस पर्टिकुलर पॉड की इमेज होनी चाहिए, तभी वो इमेज से पॉड को लॉन्च करेगा, ठीक है? ये मैंने आपको एक टास्क दिया है नेक्स्ट वीक के लिए। अब आप मुझे नेक्स्ट वीक इसका आंसर देना, ठीक है? अब हमने इतना कुछ तो पढ़ लिया, अब थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि कुबरनेटिस इतना इम्प्रेसिव क्यों है यार? हर कोई क्यों कुबरनेटिस के बारे में ही बात करता है, या क्यों हर कोई चाहता है कुबरनेटिस पे जाना? इतना तो मैंने आपको दिखा ही दिया। देखो, कुबरनेटिस की जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, वो ये हैं कि कुबरनेटिस एक हाइली ऑर्गेनाइज्ड दुनिया है, वर्ल्ड है, इकोसिस्टम। जैसे कि हमारी कंपनी होती है, कंपनी में हर चीज़ वेल ओरिएंटेड होता है। आपको पता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस होता है, मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, ऑपरेशंस होता है, सपोर्ट होता है, आईटी सपोर्ट होता है, कितनी सारी चीज़ होती हैं। और हर एक जगह जो है आपका क्या कहते हैं, हर एक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करता है। तो कंपनी में सॉरी, हाथ लग गया। कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है? डिपार्टमेंट, जिनको अपना काम करना होता है। तो ऐसे ही कुबरनेटिस में अगर आप देखोगे, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, जिनको पता है कि उनको क्या काम करना है। उनको सिर्फ टास्क दिया जाता है और वो ऑटोमैटिकली अपना टास्क को फुलफिल करते हैं। मतलब ये कि कोई किसी एक बंदा ट्रैक नहीं करता है हर सारी सारी चीज़ों को। जैसे जनरली डिप्लॉयमेंट्स में या सॉल्यूशंस में होता है कि एक क्लस्टर मैनेजर होता है, मान लो एक क्लस्टर होता है, जो मास्टर होता है, जो हर चीज़ मॉनिटर करता है। नहीं, कुबरनेटिस में हर चीज़ इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से काम करती है। एक बार आप उसको टास्क दे दोगे, जैसे आप टिकट रेज़ करते हो, ऑटोमैटिकली वो हर एक लेवल पे एस्केलेट होते हुए चली जाती है, जब वो फिक्स नहीं होती है। तो ऐसे ही कुबरनेटिस में एक बार आपने टास्क दे दिया, आपने पॉड की एंट्री कर दी, वो ऑटोमैटिकली उसको खुद हैंडल कर लेगा, फिर आपका काम खत्म। हाइली ऑर्गेनाइज्ड, कुबरनेटिस के अंदर सबसे मेन कौन होता है? पॉड। पॉड ही तो है जिसको आप रन कर रहे हो। आप क्यों कुबरनेटिस चला रहे हो? क्योंकि आपको पॉड चलाना है। माइक्रो सर्विस, वो कंपोनेंट जो एक टाइम पे सर्वर होता था। अगर आप बेयर मेटल में देखो, तो ये एक पूरा सर्वर होता था। आज की डेट में उसको माइक्रो सर्विस बोलते हैं, माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट हो गया है, और वो चलता है आपके वर्कर नोड पे, ठीक है? कुबरनेटिस जो है वो लाइफ साइकिल मैनेज करता है। लाइफ साइकिल मैनेज करता है किसकी? पॉड की। पॉड की लाइफ साइकिल वो कैसे मैनेज करता है? क्रिएट करता है, रन करता है, टर्मिनेट करता है पॉड को। कैसे? मॉनिटर करता है हेल्थ की, हमेशा हेल्थ को मॉनिटर करता रहता है कुबरनेटिस। और अगर कोई भी पॉड उसको सही नहीं दिखता है, तो वो इमीडिएटली उसको डिलीट कर देता है, किल कर देता है, और एक नया कॉपी लॉन्च कर देता है तुरंत। तो जैसे आप नॉर्मल में मॉनिटरिंग करते थे ना, नॉर्मल में आपने देखा होगा सर्वर्स में क्या होता था। मान लो आपका कोई सर्वर है, एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, या कोई वीएम है वो एबनॉर्मल बिहेव कर रही है, तो आप नॉर्मली क्या करते हो? आपको जैसे ही ट्रिगर मिला, आप मान लो एक सपोर्ट पर्सन हो, आपको ट्रिगर मिला, टिकट आई, अलार्म आया कि आपका एक वीएम जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आप क्या करते हो? इमीडिएटली उसको पावर ऑफ करते हो। या फिर आपने अगर क्लस्टर बना के रखा हुआ है, तो हो सकता है वो क्लस्टर जो नोड मैनेजर है वो ऑटोमेटिकली उस वीएम को पावर ऑफ कर दे। तो ये एक्शन जो आप पुराने टेक्नोलॉजीज़ में था, यहाँ पे आपको ये क्या होता है, ऑटोमैटिकली कुबरनेटिस के कंट्रोल में होता है। कुबरनेटिस खुद ये सारे काम कर लेता है। नेक्स्ट, कंटेनर्स जो हैं, जैसा आपको पता है, देखो कभी भी मत भूलना, एफीमेरल होते हैं नेचर में, हमेशा एफीमेरल। इसको कोई भी बदल नहीं सकता है, एफीमेरल होता है, मतलब उनके पास कोई सीपीयू, रैम, नेटवर्क, स्टोरेज नहीं होता है। नहीं होता है तो नहीं होता है, इसका सॉल्यूशन भले ही निकाला जाता है, लेकिन द बॉटम लाइन इज़ कि कंटेनर्स के पास सीपीयू, रैम, नेटवर्किंग आई कुछ भी नहीं होता है। उनको मिलता है ऑन डिमांड। प्रोवाइडिंग रिसोर्स ऑन रन टाइम टू पॉड, कुबरनेटिस क्या करता है? ये सारी रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करता है, पॉड को देता है, पर पॉड के अंदर क्या है? कंटेनर। तो दैट मीन्स कि वो कंटेनर को ही तो मिल रहा है। और साथ के साथ वो अटैच डीअटैच भी करता है वॉल्यूम फाइल सिस्टम को। मान लो अगर एक पॉड चल रहा है, उस पे मैंने फाइल सिस्टम अटैच किया, वो पॉड किल हो गया, डीअटैच करना पड़ेगा, नया पॉड लॉन्च हुआ, नए पॉड पे अटैच करना होगा, और ये सब कुछ बहुत फास्टली होता है, बहुत फास्टली, आपको पता भी नहीं चलता है। साथ में हर एक कंटेनर के लिए कोटा भी बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने एक पॉड लॉन्च किया और उसी पॉड ने सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिए, और उस वर्कर नोड पे बाकी जितने पॉड्स चल रहे हैं वो सारे जो है रिसोर्स क्रंच से किल हो गए। नहीं, हर एक जो पॉड होता है उसको कोटा दिया जाता है। बेसिकली कंटेनर्स को कोटा दिया जाता है कि इससे ज्यादा आपको रिसोर्स यूज नहीं करना है, अदरवाइज एक पॉड या एक कंटेनर की वजह से पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो क्रैश हो सकता है। अब ये बात होती है हेल्म चार्ट की। हेल्म चार्ट एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होता है डिप्लॉयमेंट का, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि डेवलपर की लाइफ को आसान बनाता है
अब आप बोलोगे यार डेवलपर को तो डेवलपमेंट करनी पड़ती है, तो डेवलपमेंट तो करनी पड़ती है, लेकिन कुबरनेटिस की एक चीज़ जो मैंने आपको सबसे पहले बताई, हाइली ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। आप अगर एक एप्लीकेशन में आज से पहले जब आप किसी कंपनी में जॉइन करते थे, तो आपको उसको प्रोडक्ट को समझना पड़ता था, राइट? कि उसको कैसे डिप्लॉय किया जाता है, डेवलपर्स को उसको डिप्लॉयमेंट के स्टेप्स बनाने पड़ते थे, सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप कुबरनेटिस पे काम करते हो, तो डज़न्ट मैटर कि आप किस एप्लीकेशन में काम करते हो। हर एक एप्लीकेशन सेम फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। दैट मीन्स कि डेवलपर, डिप्लॉयमेंट, सपोर्ट तीनों प्रोफाइल के जो लोग हैं, उनके लिए जॉब को स्विच करना कितना आसान हो गया है। व्हाई? बिकॉज़ आज वो इस पर्टिकुलर कंपनी के कुबरनेटिस में काम कर रहे हैं, कल को वो किसी और कंपनी के कुबरनेटिस पे काम करेंगे। उनको एप्लीकेशन को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। वो प्लेटफ़ॉर्म टीम में जा सकते हैं और वो प्लेटफ़ॉर्म में किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एप्लीकेशन वाले हो, तो आपको एप्लीकेशन के फंक्शन पे फ़ोकस करना पड़ेगा, लेकिन साथ के साथ आपको प्लेटफ़ॉर्म भी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको डिप्लॉय करना है, आपको डेवलप करना है। लेकिन कितना ईज़ी है कि आपको एक बार आपने सीख लिया, तो आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हो। स्टैंडर्ड हार्बर रिपॉज़िटरी होती है इमेज स्टोर करने के लिए। देखो मेरी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि मैंने आपको अगले क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है? वो मैंने आपको आंसर भी यहाँ दे दिया है, लेकिन मैंने आपको कोरिलेट नहीं किया अभी तक कि जो मैंने आपको बोला वर्कर नोड पे इमेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पॉड के लिए कंटेनर की, तभी वो पर्टिकुलर पॉड डिप्लॉय होगा वरना नहीं होगा। अब मैंने आपको बोला एक स्टैंडर्ड रिपॉज़िटरी प्रोवाइड करता है इमेज को स्टोर करने के लिए, ठीक है? तो अब आप कोरिलेट करना नेक्स्ट वीक में मुझे बताना, ठीक है? कुबरनेटिस एंश्योर करता है कि जितनी भी रेप्लिका आप डिफाइन कर रहे हो वो उतनी चलती रहें। मतलब ये कि आपने बोला 2 कॉपी, तो वो 2 कॉपी हमेशा एन्श्योर करेगा। मान लो किसी भी आप सो गए, ठीक है? आप तो एक सपोर्ट पर्सन हो। आपकी शिफ्ट खत्म हो गई, मान लो आप चले गए या मान लो आपने ब्रेक लिया हुआ है, इसी बीच में अचानक आपका एक पॉड डाउन हो गया। जब तक आप वापस आके उसको ठीक करते तब तक उतना एक कैपेसिटी जो है उसकी डाउन थी। लेकिन कुबरनेटिस में जब आप रेप्लिका डिफाइन कर देते हो, तो वो मॉनिटर करता है और वो चाहे आप कॉफ़ी पियो, वो हमेशा एन्श्योर करेगा जैसे ही आपका पॉड डाउन होगा, मान लो 2 कॉपी है, तो 2 में से जैसे ही 1 हुआ, वो तुरंत क्या करेगा इसको इमीडिएटली इंक्रीज़ करके 2 कर देगा। तो ये एक एडवांटेज होता है मॉनिटरिंग, ये खुद करता है। अब कुछ ऑप्शनल फीचर हैं, जो मैंडेटरी नहीं है लेकिन ऑप्शनल है जो इसको और एनहांस करते हैं कुबरनेटिस को। कैसा? Auto scaling by monitoring pod utilization and launching extra copy on runtime to fulfill extra demand and then automatically reduce replica। ये एक एडवांस फीचर है कि मान लो आपने जैसे कि कंपनी है जिसको पता नहीं कि अचानक कब ट्रैफिक आ जाए और फिर वापस ट्रैफिक चला जाए। तो ट्रैफिक आया और चला गया। उस बीच में जब वो पीक आया, उस टाइम पे मुझे ज़्यादा कॉपी चाहिए थी, ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉड चाहिए थे। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी कैपेसिटी को डबल ट्रिपल करना था। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक चला गया, पीक चला गया, अब मुझे उतनी एक्स्ट्रा पॉड्स को नहीं चलाना है। क्यों चलाना है? क्योंकि कुबरनेटिस का कॉन्सेप्ट ही यही है। आप सिर्फ़ रिसोर्सेज़ को तभी यूज़ करो जब आपको ज़रूरत है। जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप रिसोर्स को क्यों यूज़ कर रहे हो? कुबरनेटिस ऑप्टिमाइज़ेशन पे काम करता है कि जितने भी प्लैट क्लस्टर के पास रिसोर्सेज़ हैं, मान लो आपने एक क्लस्टर बनाया हुआ है 500 सीपीयू का, 1000 जीबी रैम का, तो उसपे मान लो आपकी पूरे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वो पॉड तभी उसको यूज़ करें जब आपको ज़रूरत है। जब मान लो आपको अगर ट्रैफ़िक नहीं है तो आप क्यों अननेसेसरी पॉड को चलाना चाहते हो? अनलाइक बेयर मेटल और वीएम। बेयर मेटल और वीएम में एक बार आपने ऑन कर दिया तो वो आपका अपना है, चाहे आप उसको यूज़ करो ना करो, जस्ट लाइक कार। अब कार आपने चला ली, कार आपने खरीद ली तो आपको मेंटेनेंस देना ही देना है। चाहे आप उसको कुछ करो, आपको पेट्रोल भरवाना ही भरवाना है, चाहे आप उसको कुछ भी करो या ना करो। तो ऐसे ही यहाँ भी कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप क्यों वेस्ट कर रहे हो रिसोर्सेज़ को। तो जब आपको डिमांड पे चाहिए तो ये एक एडवांटेज भी तो है ना कि आपका ऑन डिमांड स्केल इन और स्केल आउट हो सकता है। तो ये एक और एडिशनल एडवांस फीचर है जिसको मैंने अभी यहाँ बताया है। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आगे की फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट होता है सीआई/सीडी पाइपलाइन फॉर ऑटोमेटिक अपग्रेड ऑफ द पॉड्स। ये एक पाइपलाइन होती है जिसमें कि आपकी जो डेवलपर कंपनी होती है, उनके पास एक पोर्टल होता है जिसमें वो ऑटो में अपने अपडेट्स डालते हैं। मान लो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आया, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो 23.0 पे। आपकी कंपनी ने जो डेवलपर कंपनी है उसने लॉन्च कर दिया 23.3। अब आप इसके ऊपर है, आपको अपग्रेड करना है। तो नॉर्मली क्या होता है अपग्रेड में, आप क्या करोगे सॉफ्टवेयर लोगे, पहले कोई एक पर्सन आएगा वो डाउनलोड करेगा, फिर आपके एनवायरनमेंट में लेके आएगा, यहाँ आके अपलोड करेगा, फिर उसको डिप्लॉय करेगा। बट अगर आप सीआई/सीडी पाइपलाइन लेते हो तो एक ऑटोमैटिक एक लाइन पाइपलाइन बन जाती है डेवलपर कंपनी के साथ, जो उसको डेवलप करती है, जो उनका सॉफ्टवेयर सेंटर होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर सेंटर। सॉफ्टवेयर सेंटर से एक लिंक बन जाता है, जैसे ही कोई नया सॉफ्टवेयर का वर्ज़न आता है, वो ऑटोमैटिकली पुल कर लेता है अपनी रिपॉज़िटरी में।
और आप उसको ऑटोमेटिकली भी ट्रिगर कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाए। पर वो आपके ऊपर है कि आप उसको ऑटो अपग्रेड करना चाहते हो या आप मैनुअली खुद से जाकर ट्रिगर करना चाहते हो। ट्रिगर आप डिसाइड कर सकते हो कि ऑटो ट्रिगर होगा या मैनुअल ट्रिगर होगा। बट जो प्रोसेस है मतलब आपके अपग्रेड का वो ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा दिया मैंने आज की क्लास में। ठीक है? क्लास भी बहुत लेंदी हो गई। इसके साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर के लिए फोरम को ओपन कर रहे हैं, तो अब आप अपने सवाल पूछिए।